हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज आप पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित के पहले अध्याय संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले 4 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप उनको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपकी इस प्रकार है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो जैसे कि पहली संख्या है आपकी, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं 2 माइनस रूट 5। इसमें बताना है आपको ये परिमेय है या अपरिमेय। देखिए जैसे कि ये दिखने से ही पता चल रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है। अब क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। अपरिमेय क्यों है? क्योंकि दो क्या है? पूर्णांक, और पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक में से क्या घटा रहे हैं? रूट 5। रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। जब पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। 3 जमा रूट 23 ब्रैकेट में है और माइनस रूट 23 ब्रैकेट के बाहर है। तो इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 3 जमा रूट 23 रूट 23 माइनस रूट 23। ये प्लस रूट 23 है, ये माइनस रूट 23 है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। और 3 क्या है? 3 क्या है? परिमेय। क्यों है परिमेय? क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं और 3 क्या है? एक पूर्णांक है। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, ठीक है। समझ आया बच्चों? इसको जब हमने थोड़ा सोल्व किया तो हमें क्या मिला? 3 मिला। 3 क्या है? परिमेय है, क्योंकि 3 क्या है? एक पूर्णांक है और सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 2√7 अपॉन 2√7। अब इसको भी थोड़ा सोल्व कीजिए। 2√7 अपॉन 2√7 में से √7 से √7 कट जाएगा क्या, और 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा? 1। तो 1 क्या होगा? परिमेय होगा। क्यों होगा? क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, क्योंकि 1 भी एक पूर्णांक है और सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। परिमेय होते हैं क्योंकि 1 क्या आ गया? पूर्णांक आ गया। रूट नहीं होना चाहिए, बस जहां रूट खत्म हो गया तो वो क्या है? आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसके बाद ले लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। 1/√2। 1/√2 ये भी क्या है? आपका अपरिमेय। क्यों है? क्योंकि 1 को हम क्या कर रहे हैं? √2 से भाग कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 क्या है? पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि पूर्णांक को अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या से
विभाजित करने पर अपरिमेय प्राप्त होता है। अपरिमेय प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ये क्या है 1। देखिए क्या था ये, अभी हमने किया जो 1/√2, इसका मतलब 1 क्या है, पूर्णांक, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। पूर्णांक को अपरिमेय संख्या से जब विभाजित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो 2π ले लेते हैं। अब आपको पता है कि 2 तो पूर्णांक है और पाई मैंने आपको बताया था कि पाई अपरिमेय होता है। ठीक है, तो क्या होगा, पूर्णांक को अपरिमेय से गुणा करने पर क्या मिलेगा, आपको अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो ये कैसी संख्या है, ये संख्या क्या है, अपरिमेय। क्यों है, क्योंकि पूर्णांक को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय प्राप्त होता है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। चलिए, समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 आपकी इस प्रकार है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, ये कुछ व्यंजक दे रखे हैं, सभी को हमें सरल करना है। अब व्यंजक क्या है आप देख लीजिए, 4 प्रश्न है इसमें, तो इसको सरल करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहला प्रश्न लेंगे, 3 जमा √3 2 जमा √2। ठीक है, सबसे पहले आप इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो इसका तो आप एक ही मेथड, इसका ये मेथड ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए कि आप क्या करेंगे कि 3 ले लेंगे, 2 जमा √2 ले लेंगे। ठीक है, मतलब 3 की गुना इससे कराएंगे 2 जमा √2 से, फिर क्या लिखेंगे, प्लस √3 लिखेंगे, और इसकी गुना भी किससे कराएंगे, 2 जमा √2 से। पहले स्टेप में आपको सिर्फ ये करना है, हमने अभी कोई कुछ सोल्व नहीं किया, हमने क्या लिखा है कि 3 की गुना इससे करा लेंगे 2 जमा √2 से, ब्रैकेट में है, और फिर क्या करेंगे, प्लस 3 की गुना फिर से 2 जमा √2 से करा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले गुना कराएंगे। चलिए, 3 की 2 से, 3 की जब 2 से गुना होगी तो क्या आएगा, 3 दूनी 6। क्लियर, फिर क्या करेंगे, 3 की गुना √2 से कराएंगे, प्लस √2 से, तो प्लस आ जाएगा। 3 की √2 से होगी तो 3 तो बाहर है और रूट के अंदर केवल 2 है, 2 कहाँ पर है, रूट के अंदर है। ठीक है, हो गई गुना, इसकी गुना इसमें हो गई। चलिए, अब क्या करेंगे, √3 की गुना 2 से कराएंगे। जब √3 की 2 से गुना कराएंगे, 2 रूट के बाहर है और 3 कहाँ है, रूट के अंदर, तो ऐसे लिखेंगे 2√3, ऐसे आप इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए प्लस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, √3 की √2 से, अब देखिए दोनों संख्या रूट के अंदर हैं तो इनकी आपस में गुना हो जाएगी, क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। 3 दूनी क्या आ जाएगा, √6। क्लियर, दूसरा स्टेप क्लियर आपका। चलिए आगे हमें क्या करना है, आगे हम देखेंगे क्या कोई लाइक टर्म है। लाइक टर्म मतलब जो एक जैसी संख्याएं हैं, मतलब रूट के अंदर सेम नंबर कहीं पर, कहीं नहीं है ना, ऐसा कहीं नहीं है, तो ये यहीं पर आपका खत्म होता है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, दूसरे प्रश्न से आपको समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न हम कर देते हैं यहीं पे, ये समझ आ गया होगा आपको, बहुत आसान है।
दूसरा देख लीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। 3 जमा √3 और यहाँ पर है आपका 3 माइनस √3। देखिए बच्चों, ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपकी वैकल्पिक विधि होती है और एक आपकी होती है सर्व समीका का उपयोग करके। सर्व समीका क्या होती हैं? आपने 7th 6th 7th 8th क्लास में सर्व समीकाएं पढ़ी होंगी, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। पहले सर्व समीका वाला हम करेंगे। तो यहाँ कौन सी सर्व समीका लग सकती है? सर्व समीका a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। ये आपकी सर्व समीका यहाँ पर प्रयोग हो सकती है। इस सर्व समीका से, सर्व समीका a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b² से। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि a और b आपके पास दो संख्याएं हैं, एक बार तो उनका प्लस हो रहा है, एक बार उनका माइनस हो रहा है और इसकी गुना हो रही है। ठीक है, ऐसे ही a प्लस बी, a यहाँ पर क्या है आपका 3 और b यहाँ पर क्या है √3। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 मतलब a प्लस बी और 3 माइनस √3 मतलब a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। मैंने बताया था जब रूट पर स्क्वायर लगेगा तो क्या आएगा, वो स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि √3 और √3 की गुना हो रही होती है, मतलब √3 पे जब स्क्वायर लगाया तो इसका मतलब क्या है √3 गुना √3 मतलब क्या है 3 गुना 3, इस तरह से होगा ना। और रूट के बाहर नंबर कब निकलता है, जब उसका जोड़ा बन जाता है। एक जोड़ा बन गया तो कितना आ गया 3, इसलिए √3 का जब स्क्वायर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 3। तो 9 माइनस 3 कितना होगा आपका 6। आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। तो ये तो आपका हो गया सर्व समीका का उपयोग करके। ठीक है, अब इसी प्रश्न की मैं दूसरी विधि बता देती हूँ, वैकल्पिक विधि। ये इसी प्रश्न की दूसरी विधि है। वैकल्पिक विधि में आपको क्या करना है कि 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 ये संख्याएं ले लेनी है। वैकल्पिक विधि आपकी ये है जो हमने प्रश्न संख्या 1 में किया था। क्या करना है, पहले 3 की गुना इससे करा देंगे। 3 की गुना किससे करा देंगे 3 माइनस √3 से, और फिर क्या करना है √3 की गुना प्लस √3 की गुना किससे करा देंगे 3 माइनस √3 से करा देंगे। तो क्या आ जाएगा, आप गुना करना शुरू करेंगे। 3 की गुना 3 से क्या आएगा 3 तिया 9 माइनस 3 की गुना √3 से, तो एक तो 3 रूट के अंदर है एक रूट के बाहर है, तो ऐसे लिखा जाएगा 3√3 प्लस सेम ऐसे ही √3 की गुना 3 से कराएंगे तो एक तो 3 बाहर होगा और एक 3 रूट के अंदर होगा। फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, √3 की गुना कितनी आ जाएगी 3। अभी बताया था मैंने, दो रूट की संख्याओं की गुना होगी तो कितना आ जाएगा, वो रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, देखिए ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, 3√3 एक जैसी है संख्याएं। एक बार माइनस है, एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगी। तो कितना बचेगा हमारे पास 9 माइनस 3 बचेगा, और 9 माइनस 3 की वैल्यू कितनी होती है 6। देखिए यहाँ भी हमारा आंसर क्या आया था 6, यहाँ भी हमारा आंसर क्या है 6, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमने दो विधि पढ़ी है, वैकल्पिक विधि और सर्व समीका विधि। चलिए 2 प्रश्न आपके हो गए हैं, तीसरा करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए बच्चों,
थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। √5 जमा √2 का होल स्क्वायर। इसकी भी दो विधियां हैं बच्चों, एक तो है सर्वसमीका। सर्वसमीका यहाँ पर कौन सी लगेगी? सर्वसमीका मैं आपके लिए सभी सर्वसमीकाओं की एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सर्वसमीका a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये सर्वसमीका यहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं इस सर्वसमीका से, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले प्रश्न लेंगे √5 जमा √2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या होता है कि दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं के ब्रैकेट लगा के इसको होल स्क्वायर बोलते हैं, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि पहले तो हम पहली संख्या का स्क्वायर लेते हैं। पहली संख्या क्या है? ए का स्क्वायर ले लेते हैं, फिर प्लस लगा के 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लिखते हैं, फिर प्लस लगा के दूसरी संख्या का स्क्वायर। दूसरी संख्या क्या है? बी। तो सेम ऐसे ही हम इसमें करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर। पहली संख्या क्या है? √5 का स्क्वायर। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्लस लगा के 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 2 गुना पहली संख्या √5 और गुना दूसरी संख्या √2 प्लस फिर क्या है? b का स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर। दूसरी संख्या क्या है? √2 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपका? √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5, ठीक है, प्लस 2 और √5 और √2 की गुना हो जाएगी क्योंकि दोनों रूट में है। 2 रूट से बाहर है, इसको बाहर रखेंगे, ये दोनों रूट में है तो इनकी गुना हो जाएगी। क्या आ जाएगा? √10, 5 दूनी 10 जमा √2 पे जब स्क्वायर लगेगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 2। अब जो एक जैसी संख्याएं हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। एक जैसी संख्याएं कौन सी है? 5 और 2। ये दोनों संख्याएं रूट से बाहर है तो 5 और 2 कितना आ जाएगा? 7 जमा ये ऐसे ही रहेगा 2√10। ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब इसकी दूसरी विधि भी कर लेते हैं। चलिए, सॉरी, यहां लिख देंगे हम वैकल्पिक विधि। वैकल्पिक, ये भी बहुत आसान है आपके लिए। वैकल्पिक विधि सेम ऐसे ही जैसे हमने प्रश्न संख्या 1 में किया था। क्या करेंगे हम? √5 जमा √2 का होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे √5 जमा √2 और फिर क्या लिखेंगे? √5 जमा √2। 2 बार लिख लिया क्योंकि इस पे होल स्क्वायर लगा है। फिर क्या करेंगे? √5 से √5 जमा √2 को गुना करना है, फिर प्लस लगा के √2 से इस संख्या से √5 जमा √2 को गुना करना है। फिर √5 और √5 कितने हो जाएंगे? 5 प्लस √5 और √2 कितने हो जाएंगे? √10 प्लस √2 और √5 कितने हो जाएंगे? √10 प्लस √2 और √2 कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ एक जैसी टर्म, लाइक टर्म हम जोड़ देते हैं। एक जैसी टर्म कौन कौन सी है? 5 और 2 कितने हो गए? 7 जमा √10 और √10 कितने हो गए? 1 √10, 1 √10 कितने हो गए? 2 √10। यही होगा आपका आंसर। तो ये इसकी दोनों विधियां हो गई, ठीक है। चलिए, समझ आ गया होगा। प्रश्न संख्या 4, इसकी भी हम आपको दोनों विधियां बता देते हैं। ये इसके जैसा हो गया, सेकंड प्रश्न के जैसा। तो हम एक विधि बता देते हैं, दूसरी आप वैकल्पिक विधि कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका सर्वसमीका से कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 के जैसा ही है, सेम। देख लीजिए, 3 की जगह सिर्फ 5 दिया हुआ है, बाकी कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। कहेंगे तो हम दोनों विधियां करा देंगे। पहले हम लिख लेते हैं सर्वसमी, पहले प्रश्न उतार लेते हैं। √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम हम लिखेंगे सर्वसमीका।
सर्व समीका a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्व समीका यहाँ पर यूज होगी। इस सर्व समीका से √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, तो इसको लिखोगे √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 3, यही होगा आपका आंसर। समझ आया? चलिए दूसरी विधि भी कर ही लेते हैं इसकी। दूसरी विधि है इसकी वैकल्पिक विधि। कौन से प्रश्न की है ये वैकल्पिक विधि? प्रश्न 4 की, और ये प्रश्न 3 की है वैकल्पिक विधि। ठीक है, तो वैकल्पिक विधि में क्या करना है आपको कि संख्या ले लेनी है √5 माइनस √2 और फिर √5 प्लस √2। सबसे पहले क्या करते हैं, √5 की गुना कराते हैं, इस √5 की गुना इस √5 जमा 2 से कराते हैं, √5 जमा √2, फिर माइनस √2 लिख लेते हैं और इसकी भी गुना किससे कराते हैं, √5 जमा √2 से कराते हैं। तो करिए गुना, √5 कितने हो गए 5 प्लस √5 और √2 कितने हो गए √10 माइनस √2 √5 कितने हो गए √10, 2 पंजे 10 और प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा √2 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए एक जैसी टर्म को हम सोल्व कर लेते हैं। ये टर्म एक जैसी हैं, √10, एक प्लस का √10 एक माइनस का, दोनों कट जाएंगे और क्या बचा हमारे पास 5 माइनस 2 और 5 माइनस 2 कितना होता है 3, यही होगा हमारा आंसर। चलिए इनको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 3। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D, मान लिया कि के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो मान लिया कि हमने वृत्त की परिधि को C मान लिया और उसके व्यास को क्या मान लिया D, क्योंकि परिधि को इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं और व्यास को क्या बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, तो इसका अनुपात जो होगा उसको हमने पाई से निरूपित किया। ठीक है, पाई से इसको परिभाषित किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बराबर क्या हुआ C/D, अर्थात पाई बराबर क्या हो गया C/D। C क्या है परिधि और D क्या है व्यास। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, चलिए देखिए इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने बोला है कि पाई बराबर C/D होता है। ठीक है, अब देखिए C/D का मतलब क्या है कि वृत्त की परिधि व व्यास का अनुपात, ये वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। ठीक है, जहां C/D बराबर क्या है 22/7, जो कि C/D बराबर 22/7 क्या है, जो कि पाई का अनुमानित मान होता है। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती बच्चों, ये जो 22/7 हम पाई की वैल्यू लेते हैं तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये पाई का अनुमानित मान होता है। ठीक है,
जो कि ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे जिसका दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी अनावर्ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बराबर सी अपॉन डी क्या है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। जहां पर सी अपॉन डी बराबर क्या, 22/7। पाई की वैल्यू क्या रखते हैं हम, 22/7, जो कि पाई का अनुमानित मान होता है। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमने अनुमानित मान लिया है, लगभग मान है ये उसका पाई का, ठीक है। तो जिसका दशमलव प्रसार क्या है, एक अशांत अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 हम आपको कॉपी पर कराएंगे, क्योंकि इसमें प्रकार पेंसिल और स्केल का यूज होगा। प्रकार में हमने पेन लगा लिया है, आप पेंसिल से ही बनाना। तो प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। ये आपको संख्या जो है रूट 9.3, इसको संख्या रेखा पर दिखाना। तो आपको क्या करना है कि 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। खींच लीजिए 9.3 सेंटीमीटर। कैसे खींचेंगे, 9 सेंटीमीटर तो आपको प्रकार में दिया हुआ है, 0.3 कैसे आ जाएगा, छोटी 3 लाइनें, 3 छोटी लाइनें, 9.3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपको इसको 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लेना है। 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे तो बच्चों ये 10.3 पर आ जाएगा आपका। तो एक जो रेखाखंड खींचा है हमने, रेखाखंड क्या खींचा है, ए बी। ए बी रेखाखंड कितना लिया है हमने, 9.3 सेंटीमीटर। और इसको हमने आगे बढ़ा लिया है बिंदु सी से, कितना बढ़ाया है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हमने इसको आगे बढ़ा लिया बिंदु सी तक। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ऐसे ही जो भी हमने किया है ना, हमें इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि पहला बिंदु एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचे और 1 सेंटीमीटर आगे बिंदु सी तक बढ़ाइए। इसको 1 सेंटीमीटर तक आगे बिंदु सी तक हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। दूसरे पॉइंट में हमें क्या करना है, हमें इस एसी रेखाखंड का हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेखाखंड को हम समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर किसी रेखा को समद्विभाजित करना है तो उस रेखा के प्रकार में उस रेखा के आधे से अधिक दूरी ले लीजिए। जैसे ये आधे से अधिक नाप कर नहीं लेनी, अनुमानित ले सकते हैं, अनुमानित हम ले सकते हैं। चलिए ले लिया, ठीक है। क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर हमने एक चाप लगाया। सेम ऐसे ही आधे से अधिक दूरी लेकर हमने दूसरा चाप लगा दिया, ठीक है। सेम इसी बिंदु से उसी दूरी पर हमने एक चाप लगाया ऐसे, और उसी बिंदु से हमने दूसरा चाप लगा दिया। जहां पर ये चाप दोनों काट रहे हैं, अगर हम यहाँ स्केल रखें, अगर हम यहाँ पर स्केल रखें तो ये एक रेखा बनती है। जरूरी नहीं है आप विजिबल बनाए, डॉटेड लाइन बना सकते हैं।
तो ये जो बिंदु मिलेगा आपको, बिंदु ओ, ये आपको मध्य बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इस प्रकार बने रेखाखंड AC का समद्विभाजक खींचे जो AC को बिंदु O पर मिलता है। ठीक है, ये बिंदु O पर मिलता है, तो ये बिंदु O क्या हो गया? हमारा मध्य बिंदु हो गया। अब हमें क्या करना है कि प्रकार में OA दूरी लेकर, OA या OC एक ही बात है, OA और OC इक्वल होंगी क्योंकि ये मध्य बिंदु है। प्रकार में OA दूरी लेकर हम एक अर्धवृत्त बना देते हैं। OA क्या होगी? इस अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी। तो प्रकार में OA दूरी लेकर हमने एक अर्धवृत्त बना दिया है। ठीक है, ये बिंदु A है हमारा, ये बिंदु हमारा C है, तो ये हमने अर्धवृत्त बना दिया। इसको भी आप लिखेंगे पॉइंट 3 OA या OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचे। ठीक है, अर्धवृत्त खींच दिया। अब पॉइंट हम 4 में हमें क्या करना है कि जो ये बिंदु B है, इससे हमें क्या करना है? AC पर लंब खींचना है। इस बिंदु B से AC पर क्या खींचेंगे? लंब। AC ये रेखा है। ठीक है, तो लंब खींचने का तरीका क्या होता है? B पे प्रकार की नोक रखेंगे, एक अर्धवृत्त बना देंगे, कितना भी बना सकते हैं, कुछ नाप नहीं है इसकी। ये बना दिया। फिर उसी दूरी पर एक चाप लगाएंगे, यहाँ उसी दूरी पर यहाँ से इस गोले पर एक चाप लगा देंगे। जहाँ ये दोनों चाप काट रहे हैं उन चापों से भी 2 चाप लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक इस जहाँ ये काट रहा था चाप, यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। अब जहाँ ये दोनों चाप काट रहे हैं एक दूसरे को, उसको हम B से मिला देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा लंब रेखा। कहाँ पर? बिंदु B पर, ये आ गया लंब। ठीक है, तो बिंदु B पर हमने क्या खींचा है बच्चों? बिंदु B से हमने रेखा AC पर लंब खींचा है, जो कि अर्धवृत्त को बिंदु D पर मिलता है। ठीक है, रेखा AC पर बिंदु B से लंब खींचा है, जो कि अर्धवृत्त को बिंदु D पर मिलता है। तो अब 4th पॉइंट में क्या लिखेंगे? यही बात हम लिखेंगे कि बिंदु B से AC पर लंब खींचे जो अर्धवृत्त की परिधि को बिंदु D पर काटती है। ठीक है, बिंदु D पर काटती है। BD या BE, अब देखिए क्या लिखेंगे हम? BD, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे रेखा को, जो ये रेखा थी हमारी, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, डॉटेड लाइन बना सकते हैं या एक कंप्लीट लाइन बना दीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। BD या BE अभिष्ट √9.3 का संख्या रेखा पर माप है।
अब बीई क्या होगा बच्चों, मैंने अभी बनाया नहीं है, अब बता देती हूँ, मैंने लिखने का काम कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो बिंदु बी से बीडी को नाप लेंगे, प्रकार से नाप लेंगे बीडी, ये बीडी है ना, तो ये इसको हम डॉटेड लाइन में ऐसे ले लेंगे, ये जो होगी ई बीई, यहाँ पर ही हमारा क्या होगा, √9.3। ये जो रेखा आएगी ना हमारी, ये जो डिस्टेंस आएगी हमारी बीई, बी और ई पर काट रहा है ये, जब इस पे चाप लगाएंगे तो ये बीई रेखा जो होगी ये क्या होगी हमारी 9.3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बीडी बराबर बीई, जो ये बीडी होगी वही कितनी होगी, बीई, और यही रेखा क्या होगी आपकी √9.3। तो इस प्रकार हम √9.3 को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, 4 प्रश्न दिए हैं, इनके हरों का परिमेयकरण करना है। तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान है। पहला प्रश्न ले लेते हैं आप, और परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए जो नीचे हर में संख्या है उससे हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, जैसे कि 1/√7। परिमेयकरण करने के लिए हमें नीचे वाली संख्या से रूट हटाना होता है, तो हम क्या करेंगे, √7 से हर में गुना कर देंगे और √7 से अंश में गुना कर देंगे। तो √7 की 1 से गुना होगी तो √7 आ जाएगा, और √7 की √7 से गुना होगी तो 7 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ये हो गया हमारे हर का परिमेयकरण, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। दूसरे प्रश्न में 1/√7 माइनस √6 दिया है। इसमें सिंगल नंबर था, √7 था केवल, इसमें डबल नंबर है, √7 माइनस √6 है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का परिमेयकरण हम कैसे करते हैं कि हम √7 माइनस √6 अगर दिया है तो √7 प्लस √6 से गुना करेंगे अंश और हर में। अगर प्लस दिया होता तो माइनस लगा के गुना करते। तो कैसे करेंगे, गुना लगा के हम क्या कर देंगे, √7 जमा √6 कर देंगे, और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, √7 जमा √6 कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या आएगा, अब √7 जमा √6 की जब 1 से गुना होगी तो यही आएगा ना, यहाँ कर देते हैं आगे, √7 जमा √6 यही आ जाएगा। अपोन में सर्वसमीका लग गई, कौन सी सर्वसमीका, a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ लिख देते हैं सर्वसमीका a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। ये सर्वसमीका यहाँ पर यूज होएगी। तो ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर आपका रहेगा √7 जमा √6, और नीचे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा 7, √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, माइनस √6 का स्क्वायर क्या होगा 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √7 जमा √6 अपोन में क्या आ जाएगा 1, 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा 1। अब 1 को आप ऐसे हटा भी सकते हैं, तो क्या आ जाएगा √7 जमा √6, और यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 3, (1/√5 जमा √2)। देखिए इसमें क्या है, √5 जमा √2 दिया हुआ है नीचे, तो हम क्या करेंगे, √5 माइनस √2 से अंश व हर में हम गुना कर लेंगे। तो 1/√5 जमा √2 गुना कर लेंगे √5 माइनस √2 से, हर में और अंश में भी √5 माइनस √2 क्या आएगा, 1 में गुना करके तो यही आ जाएगा सेम, √5 माइनस √2
और नीचे सर्वसमीका, ये ही सर्वसमीका a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या करेंगे, √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। तो √5 माइनस √2 कितना होगा, √5 माइनस √2 एज इट इज लिखा जाएगा। √5 का वर्ग कितना होगा, 5 माइनस √2 का वर्ग कितना होगा, 2। तो ये आ जाएगा √5 माइनस √2 बटे 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका, 3। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, सारे प्रश्न एक जैसे हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका प्रश्न संख्या 4। इसमें आपको दिया है 1 बटा √7 माइनस 2। सेम ऐसे ही परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, √7 जमा 2 से अंश व हर में हम गुना कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1 बटा √7 माइनस 2 गुना कर लेंगे √7 जमा 2 से, ऊपर भी गुना कर लेंगे √7 जमा 2 से। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, √7 जमा 2, नीचे क्या आ जाएगा, सर्वसमीका a माइनस बी a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका √7 जमा 2, नीचे √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ये हो जाएगा आपका √7 जमा 2 बटे 7 माइनस 4 कितने होंगे, 3, और ये ही होगा आपका आंसर। बहुत आसान है, इनको नोट कर लीजिए। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आपने। इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली 1.5 खत्म होती है और इसकी अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.6।